तो सबसे पहले तो यहां पर एक बात है कि वो कहता है प्रिपेयर नोट ऑन पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर नोट लिखना इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स। जब भी कभी जिंदगी में वो कह दे कि कंपैरेटिव फिगर इंक्लूड करनी है, तो इसका मतलब है जो काम आपने इस साल का करना है वो पिछले साल का भी करना है, कंपेयर करने के लिए। मतलब जो इस साल की वर्किंग है, जो इस साल का काम है, वो तो करना ही करना है, पिछले साल का भी करना है। अब यहां पर देखिए उसने कहा है दिसंबर 2015 के नोट्स बनाने हैं, तो मतलब हमने 2014 के भी बनाने हैं। ये है कंपैरेटिव। अब ये किस तरह से बनाएंगे, इसके दो तरीके होते हैं। आप पहले 14 का बनाकर फिर 15 का बना लें, या 14 और 15 साथ साथ बना लें। जो ओरिजिनल सही वाला तरीका है ना, वो होता है साथ साथ कंपेयर करने के लिए हॉरिजॉन्टल लेते होते। लेकिन होता यह है कि बहुत दफा ऐसा हुआ है कि वैल्यूज इतनी ज्यादा होती हैं, ये हेड्स इतने ज्यादा होते हैं कि एक पेज के ऊपर साथ साथ लिखना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर हम क्या करते हैं, पहले 2014 का डाटा लिख लेंगे, फिर 2015 का लिख देंगे, ये कंपैरेटिव बन। मतलब आपने अपना साल लेजर्स आपने 2 साल के बनाने हैं, 14 के भी और 15 के भी। ये कंपैरेटिव का मतलब है। आगे वो लिखता है इंक्लूजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। मैं इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक नजर आपको दिखा देता हूं, लेकिन उस तरह से हमने नहीं करना। यहां पर उसने आप लेकर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने लिखा फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर, यहां पर 2014, यहां पर 2015। पहली गलती एक स्टूडेंट ने जो की, यहां पर 2014 लिखा हुआ था, यहां पर 2015 लिखा हुआ था, ये गलत लिखा जाता है। याद रखिए अगर आपने साल साथ साथ लिखने हैं ना, तो सबसे लेटेस्ट ईयर जो अपना साल है वो पहले लिखे और उसके बाद पिछले साल लिखे जाते हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर आपने साल लिखने हैं तो पहले करंट ईयर लिखते होते, फिर उसके बाद रीस्टेटेड या कंपैरेटिव या जो भी हमने लिखना है वो बाद में लिखा करें। इसने क्या किया कि इसने हमें पिछले साल का ब्रॉड ऑन लिखा, फिर इसमें एडिशन डिस्पोजल करने के बाद ये उसका कैरिड ऑन आ गया, इसने अगले साल का लिख दिया ब्रॉड ऑन, फिर एडिशन डिलीशन और ये सारा करके ये उसने बना लिया हमारे अपना वो जो हमने कल बनाया था ना, एक फिक्स एसेट स्केड्यूल। फिर बिल्कुल ऐसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, वो सारा कैरिड ऑन, फिर ये कैरिड ऑन ऊपर लिख दिया जाकर ब्रॉड ऑन, फिर उसमें वही सारी वर्किंग करके, तो ये उसने हमारे हमें कैरिंग अमाउंट फाइंड करके दे दी, इसमें से ये वैल्यू माइनस कर दी, इसमें से ये वैल्यू माइनस कर दी, तो ये कैरिंग अमाउंट आ गई। एक तरीका तो ये होता है कंपैरेटिव करने का, कम साथ साथ करते। एक होता है कि पहले आप 14 पूरा कर लेते फिर उसके बाद 15 स्टार्ट कर देते। एक तरीका ये है। क्या ये आई कैप ने अपने कभी सोल्यूशन में दिया? बिल्कुल दिया हो। आई कैप ने दोनों तरीके यानी दोनों तरीकों से दोनों फॉर्मेट से, मेन डाटा चाहिए उससे 2 सालों का, चाहे वो जिस दोनों में से जो मर्जी फॉर्मेट में प्रेजेंट कर दे। हाँ, ये जो प्रेजेंटेशन है ये हम आई कैप वाली किया करेंगे। अभी मैं हल भी करवाता हूं। ये ओरिजिनल तो ये होता ना कि पहले वो 3-4 पॉइंट लिख ले, फिर फिक्स एसेट स्केड्यूल बना लें, फिर इसके बाद नहीं, हम अगर पेपर में सवाल आएगा तो फिक्स एसेट स्केड्यूल पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद ये चीजें लिख लें, मेजरमेंट बेस्ड पॉलिसी, यूजफुल लाइफ, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इफेक्टिव डेट ऑफ रिवॉल्यूशन, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, ये सारी बातें। फिर उसके बाद ये हमारा वर्किंग का तो वही तरीका होता है। अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ देखें जो आपको दूसरा सवाल दिया था, इसके अंदर भी वो क्या कहता है, कंपैरेटिव आर रिक्वायर्ड बट टोटल कॉलम्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अगर हम ये, क्योंकि इसने तो एक्सेल पे हल किया हुआ है ना, अगर हम ये 2016-17 इस तरह से हल करेंगे, ये तकरीबन 6 कॉलम और 7 कॉलम टोटल बनेंगे। तो अगर हम 7 कॉलम एक ही साथ बनाएंगे वो तो बहुत ही छोटे छोटे कॉलम बन जाएंगे, और उसमें फिर अमाउंट्स इन 1000 में लिखना वो थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव पहले 2016 फिर उसके नीचे 2017, तो हम एक ही फॉर्मेट रखते हैं, पहले कंपैरेटिव बना लिया करें और फिर उसके बाद करंट बना लिया करें। इस तरह से लेफ्ट और राइट साइड पर हम नहीं बनाएंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर पहला सवाल हम अपने तरीके से करते हैं। कल का लेक्चर मैंने शेयर कर दिया था, अगर किसी ने छुट्टी की थी तो फॉर्मेट हमने लिखा था, कुछ डिस्क्लोजर्स को डिस्कस किया था। और जो दूसरा सवाल है इसका इंपॉर्टेंट है पहले सवाल की निस्बत।
32 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल और फुल फ्लैज क्वेश्चन, सिंपल भी है, कोई टेक्निकल बात नहीं है, और फुल फ्लैज काफी अच्छी बातें भी उसके अंदर है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। कल का लेक्चर आपने अगर नहीं दोहराया तो आपने बड़ी गलती की, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो याद होगा। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर फॉर इंक्लूजन इन एएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो नाम लिखेंगे पूरा, एएल है तो एएल लिख देते हैं, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर द ईयर एंडेड हाँ जी, ईयर एंड कितना है हमारे पास जी, दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2000। यहां पर एक बात, अगर यहां पर आपने लिखा है ना नोट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां पर आप लिख सकते थे नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर वहां पर आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिख दिया तो दोबारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की हेडिंग नहीं देगी, लेकिन अब ऊपर आपने क्या लिखा है, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस हेड का नोट बना रहे हैं, प्रॉपर्टी, तो अब हमें हेडिंग देनी पड़ेगी, तो हम हेडिंग देंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर ये ऊपर लिख देते तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी। हमारे पास एसेट ये क्या है, बिल्डिंग, तो यहां पर लिख लेते हैं बिल्डिंग रुपीज एंड मिलियन। बैलेंस हेडिंग में यहां पर आप कॉस्ट भी लिख, बैलेंस एट 1/1/2014। मुझे एक बात बताएं, हमने तो 2015 के साल के डिस्क्लोजर बनाने थे और मैं स्टार्ट कर रहा हूं 1/1/14 से, क्या वजह है, कंपैरेटिव बनाना। अगर कंपैरेटिव ना बनाते तो हम 1/1/15 से स्टार्ट करते, अगर कंपैरेटिव ना बनाते तो 1/1। अब अगर आपको कॉस्ट मॉडल या IAS 16 या लेजर के बारे में सही तरह से ग्रिप है तो ये लेजर चीजें होते हैं, तो आपका सवाल नहीं गलत होगा, आप मुझसे सवाल जवाब करोगे भी नहीं। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस कम है तो फिर करते रहना सवाल जवाब। देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि AL यूजेस द रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसकी पॉलिसी है रिवैल्यू करना एनुअल बेसिस के ऊपर, नेट रिप्लेसमेंट मेथड। 4 buildings were acquired in the same vicinity on 1st January 2012। विसिनिटी क्या होता है, सेम लोकेशन सेम एरिया। कहते 4 बिल्डिंग खरीदी है उसने 1/1/2012 को एट अ कॉस्ट ऑफ 300 मिलियन। क्या ये एक की बिल्डिंग की कॉस्ट है या तीनों की, 4 हो गया, क्योंकि अगर एक की होती तो ईच का लफ्ज वो लिखता। इसका मतलब है हर बिल्डिंग की कॉस्ट क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एक जैसी लोकेशन है तो कॉस्ट भी एक जैसी होगी, 75। आगे वो कहता है द यूजफुल लाइफ ऑफ द ऑन दैट डेट ऑफ एक्विजिशन इज 20 years। AL depreciation on the straight line basis। वो कहता है रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन 1/1/13 1/1/14 1/1/15। कहता 30th June 15 को वन ऑफ द बिल्डिंग वर सोल्ड फॉर ₹80 मिलियन। कहते एक बिल्डिंग हमने बेच दी, कब बेची, 2015 के अंदर। और फिर वो कहता है, बात खत्म कर देता है, कहता है अब सवाल हम हल करते हैं, मुझे आपने ये बताना है प्रैक्टिकली। 2012 से बिजनेस शुरू किया, 4 बिल्डिंग खरीदी 300 मिलियन की। बताओ 2014 तक, मतलब 12 13 14, बल्कि 13 14 तक तो 1/1/14 में कोई और एडिशन या डिलीशन हुआ, कोई नया एसेट खरीदा हो या बेचा हो। अगर ना कोई एसेट बेचा है ना कोई एसेट खरीदा है तो आपकी जो वैल्यू है वो स्टिल 300 रुपए है।
ये बात पता चली? आपने करना क्या है, सिंपल आपने अपना ब्रॉड ऑन का क्या मतलब होता है? ब्रॉड ऑन का मतलब होता है इस डेट से पहले पहले जितने भी एसेट खरीदे हैं वो इस टाइम 1114 को आपके पास कितने की वैल्यू के एसेट्स पड़े हुए। आप तो कह सकते हो सर 300 मिलियन तो 2012 में खरीदे हैं, अब तो चेंज हो जाएंगे। कॉस्ट कभी चेंज, सिर्फ कब चेंज होती है कॉस्ट? जब कोई नया एसेट खरीदे या बेचे या रीवैल्यू करे। लेकिन अगर आप यहां पर देखें, आपने 1113 को अपना एसेट रीवैल्यू किया है। अब मैं अगर आपसे यह कहूं कि आप या तो एक छोटा सा लेजर बना लिया करें या फिर आप डायरेक्ट अपनी जर्नल एंट्री अप्रोच के साथ भी काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब है 1114 को हमारा ये 300 मिलियन नहीं आएगा क्योंकि हमारा एसेट रीवैल्यू हो गया। अब आपने यहां पर कौन सी वैल्यू लिखनी है? नंबर 1, अगर कोई एसेट की पहले खरीदो फरोख्त हो गया तो प्लस माइनस करके, अगर एसेट रीवैल्यू हुआ तो लास्ट रीवैल्यूएशन, अगर आपका एसेट रीवैल्यू हुआ है तो लास्ट रीवैल्यूएशन, और अगर रीवैल्यू नहीं हुआ एडिशन प्लस डिस्पोजल माइनस, और अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है एज इट इज। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, करके देखेंगे तब भी यही आएगा। तो हमने कितना लिखनी है वैल्यू? 323। अब हमने क्या करना है, 2014 के अंदर जो कुछ हुआ उसको इनकॉर्पोरेट करें 2014 के अंदर, क्योंकि ये जो अक्सर स्टूडेंट ये भी सोच लेंगे कि 1114 को तो ये वैल्यू लिखते थे, नहीं, हमने पहले देखना है कि दिसंबर 2013 तक क्या था, वो 1114 है। जो पिछले साल का कैरी डाउन है वो अगले साल का ब्रॉड। बिल्कुल 1113 की है। तो 2013 में कुछ और हुआ, कोई एसेट दोबारा रीवैल्यू हुआ या कोई खरीदो फरोख्त हुई, तो वही रहेगा ना 1114 को भी। अब आए जरा वर्किंग पे वर्किंग कर लेते हैं। डेट, एसीए, ओसीआई, एसओपी। 1112 को आपने एक एसेट खरीदा था 300 मिलियन। दिसंबर 12 को ये डेप्रिशिएट कितना हुआ था? 20 लाइफ थी तो 20 पे डिवाइड कर दो, 50। कितना बच गया था ये? 2। 1113 को ये एसेट डिवैल्यू हो गया था 300। कितना सरप्लस आ गया? अब दिसंबर 13 को हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे, किस पे डिवाइड करूंगा? इसको भी किस पे डिवाइड करूंगा? ये कितना आ गया? ये तो पता है ना सबको, पता तो सबको होता है, बस अप्लाई करना नहीं आता। 323 को 17 माइनस किया 306, और ये कितना आ गया? 36। ठीक होगी बात। अब 2013 का साल हमारा पास यहां तक कंप्लीट हुआ, क्योंकि हम तो 2014 में है ना, 2014 में बात करते हैं जाके। 2014 में आएगा 1114 को हमारा ऐसे रीवैल्यू हो गया। 306 वाला कितना का हो गया? कम हो ज्यादा? कितने से? 54 से। 36 ये गया 80। अब दिसंबर 14, इसको किस पे डिवाइड करूं? इसको भी किस पे डिवाइड करूं? 18 पे। ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? अच्छा, हम वर्किंग पूरी कर लेते हैं फिर काम करते रहेंगे। वर्किंग 2015 तक काम करना है ना। हाँ जी बताएं कितनी वैल्यू बच गई? 30, 238 और ये 70। फिर 1115 को हमारा एसेट फिर रीवैल्यू हो गया 270। कितना कम हुआ ज्यादा? कितने से? 30 तो 17 ये गया। अब यहां पर एक प्रॉब्लम, 6 महीने बाद हमने एक एसेट बेच दिया। 6 महीने बाद इनमें से एक एसेट, क्योंकि सब एक जैसे थे,
तो जो एसेट हमने बेचा होगा उसकी फेयर वैल्यू भी पता होगी कि कितनी आएगी। अब या तो देखिए हम यहां से ही अलग कर देते हैं, इसको 4 पे डिवाइड करके इसके 2 हिस्से कर देते हैं। एक आ गया 68 और दूसरा कितना आ गया 272 में से 68 माइनस करते हैं और ये 17 के भी 2 हिस्से करें, 4 हिस्से मिलके इसको 4 पे डिवाइड किया 4.25 और 17 में से 4.25 माइनस 12. एक एसेट बेच दिया ना 2015 के अंदर, 4 बिल्डिंग थी तो वही अलग कर दिया ना, ये वर्किंग है। क्यों अलग किया? क्योंकि एक को 6 महीने के लिए डेप्रिशिएट करना है, बाकी को पूरे साल के लिए डेप्रिशिएट करना है। अच्छा एक बात, वो आपकी कॉमन सेंस का अंदाजा मैं लगवाऊंगा, वो तो होगी तो नहीं इतनी ज्यादा, लेकिन फिर भी शायद, क्योंकि कॉमन सेंस कैसे डेवलप होती है? वो होती है फोकस करने से, इंटरेस्ट डेवलप होने से। जिस दिन पक्का इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना तो आपको पढ़ने का मजा भी बहुत आता है। ये तो अभी तो बर्डन लगता है, सर दर्द होती है, कोशिश करते हो, परेशानियां होती है, फिर आपको बेचैनी लगनी है, पढ़ोगे नहीं तो, नई नई चीजें सीखोगे नहीं तो। दिसंबर 15 और एक दरमियान में एक मसला आ गया जून 15। जून को ये वाला ऐसे बेच दिया है, कितना डेप्रिशिएट करके बेचा होगा? 6 महीने। तो 68 को किस पे डिवाइड करेंगे? 17 पे और मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 12, कितना आया? ये 66 वाला एसेट हमने 80 का बेच दिया, 66 वाला एसेट हमने 80 का बेच दिया। अच्छा क्या हम इस 4.2425 को रियलाइज करेंगे 6 महीने तक का? 6 महीने तक की रियलाइजेशन करेंगे या नहीं? ठीक है कर लेते हैं। 6 महीने की रियलाइजेशन करने के बाद जो बाकी अमाउंट बचेगी उसका क्या करोगे? वो भी रियलाइज करेंगे, तो फिर अलग अलग जरूर करना है। जो एसेट रीवैल्यूएशन वाला बेच दो और अगर उसका सरप्लस पड़ा हो तो उसी वक्त सारे का सारा रियलाइज हो जाता है। तो 6 महीने का रियलाइज करने के बाद जो बचेगा उसको भी तो रियलाइज करना है, तो फिर सारा रियलाइज कर देते हैं। नहीं समझ लगी? तो इसको रियलाइज करने की जरूरत, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, 4.25 पूरे का पूरा रियलाइज हो जाएगा। इसके हम जनरल एंट्री पास करेंगे अपनी सहूलत के लिए, अपने लिए। अच्छा जब मैं ना आपसे ना हर दफा जनरल एंट्री यहां पर पास करवाता हूं ना, आप पेपर में भी पास करके आते हैं, वो पूछता भी नहीं, ऐसा नहीं करना। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जनरल एंट्रीज हम पास करेंगे। अब आप देखिए ये 204 को कितने के लिए डेप्रिशिएट करेंगे? पूरे साल के लिए। किस पे डिवाइड करूं? इसको भी किस पे डिवाइड करूं? 17 पे। तो 204 को 17 पे डिवाइड किया, बाकी वैल्यू क्या बच गई? 190 और इसको 12 पे डिवाइड किया, सॉरी 17 पे 0. कितना बच गया? सवाल हमारा हो गया। अब हमने सिर्फ कुछ चीजें लिखनी है। अब देखिए ये वर्किंग 90% स्टूडेंट्स को आती होती है यहां तक, लेकिन इसकी पोस्टिंग, हालांकि पूरी दुनिया के लोग ये समझते हैं कि ये चीज अगर ठीक हो जाए काम हो गया, तो पाकिस्तानी यहां तक कर लेते हैं। इनको अप्लाई नहीं करना आता अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एंट्री पास करनी है तो क्या करना है, लेजर बनाना है तो क्या करना है, एक्सट्रैक्ट बनाने हैं तो क्या करने हैं, इसी चीज का यूज आ गया। और ये आप एक दफा तसल्ली से समझ लो काम हो गया। अब हम डिस्क्लोजर पे वापस जा रहे हैं। ये वर्किंग हमारे पास अवेलेबल है, सामने ही रख लेते हैं। अब आपने मुझे साथ साथ बताना है कि दिसंबर 11/14 को 323 क्या मतलब है, कि पिछले साल के एंड पे जो वैल्यू थी, आपने ब्रॉडऑन में क्या लिखना होता है? अगर कोई एसेट नया ना खरीदा है ना बेचा है, कॉस्ट लिखेंगे अगर गिवन है, नहीं तो लास्ट रीवैल्यूएशन लिखेंगे। कॉस्ट भी गिवन थी, लास्ट रीवैल्यूएशन भी गिवन थी, तो हमारी बुक्स में आज वैल्यू किस नाम से आ रही होगी? लास्ट रीवैल्यूएशन। आ गया 323, हम आ गया 11/14 को। अब 11/14 को हमने ये देखना है क्या हमने एसेट कोई नया खरीदा या बेचा। अब अपना डिस्क्लोजर याद है, कल वाला डिस्क्लोजर लिखा हुआ किसी ने? अपने सामने रखना चाहता है तो रख।
कल जो डिस्क्लोजर लिखवाया था वो एक स्केड्यूल बनवाया था, वो स्केड्यूल पे जाए। आपको टोटल 5 चीजें नजर आएंगी, एडिशन, डिस्पोजल, एलिमिनेशन, रीवैल्यूएशन, रिक्लासिफिकेशन, राइट। तो काम आसान हो गया। आपने ये पांचों बातें अपने दिमाग में सोचनी है और उस साल की सोचनी है। 2014 की बात है, बताओ कोई एडिशन हुआ, डिस्पोजल हुआ, रिक्लासिफिकेशन हुई? नहीं। रिक्लासिफिकेशन का मतलब है कोई और स्टैंडर्ड का एसेट IAS 16 में आ गया या IAS 16 का चला गया, मतलब ये भी एडिशन डिस्पोजल ही है एक तरह। अगली बात है, क्या 2014 में एसेट रीवैल्यू हुआ? अगर रीवैल्यू हुआ तो रीवैल्यूएशन वाली बात है, सबसे पहले हम एलिमिनेशन, फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन। आए जरा 2014 तसल्ली से, क्या इससे पहले भी कोई रीवैल्यूएशन हुई थी? 2014 से पहले भी कोई रीवैल्यूएशन हुई थी? बिल्कुल हुई थी। इसका मतलब है ये 2012 की डेप्रिसिएशन एलिमिनेटेड है। 2012 की डेप्रिसिएशन कब एलिमिनेट हुई थी? जब 2013 में। क्या 2013 की डेप्रिसिएशन एलिमिनेटेड है? नहीं। तो एलिमिनेशन। हाँ जी, कितनी वैल्यू एलिमिनेट करेंगे? हो गया एलिमिनेशन। रीवैल्यूएशन। अच्छा, यहां पर रीवैल्यूएशन की जगह भला क्या लिखते होते हैं, ये बात इंटरेस्टिंग है। इसमें आपने 2014 में रीवैल्यूएशन हुई है ना, आपने सिर्फ ये देखना होता है इसके दरमियान में फर्क कितना आया, टोटल फर्क कितना आया। 306 से 252 कम या ज्यादा? और यही एसेट इसी अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट होता है, इसी अमाउंट से एसेट डेबिट या क्रेडिट होता है। क्रेडिट हुआ या डेबिट? क्रेडिट किस नाम से? 36 OCI के नाम से और 18 SOPL के नाम से। तो आप रीवैल्यूएशन डायरेक्ट लिख दो या अलग अलग नाम के साथ लिख दो। एक नाम लिख दो रीवैल्यूएशन सरप्लस और एक रीवैल्यूएशन, चाहे तो आप इस तरह से लिख लो 36 और 18, या सिर्फ डायरेक्ट 54 लिख दो रीवैल्यूएशन के नाम से, या वो एंट्री वाला हिसाब किताब लिख दो, दोनों वैल्यू लिख दो। करना तो एसेट हमने क्रेडिट ही था 54 से, या डायरेक्ट 54 से लिख। बातें कंप्लीट होगी 2014 की। याद रखिए, कॉस्ट का लेजर बनाते वक्त कितनी बातें सोचते हैं? 5। कोई एडिशन है 2014 में, डिस्पोजल है, रिक्लासिफिकेशन है, एलिमिनेशन है और रीवैल्यूएशन। बस खत्म कर दें। आपके पास जो बैलेंस आएगा उसकी डेट बता दें। बैलेंस एट 31 दिसंबर 2014, 323 में से 17 माइनस कर दें, 36 माइनस कर दें 18, 252। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लास्ट रिवैल्यूएशन ही आएगी। ये आप लोगों को ये निशानियां होती हैं। ये 252 यही वैल्यू थी ना जो 2014 में रिवैल्यूएशन होकर आई थी, और मैंने आपको बताया था ब्रॉडर में क्या वैल्यू आती होती है, लास्ट रिवैल्यूएशन। ये जो 30 दिसंबर 2014 है, इसको हम 1115 भी कह सकते हैं। मतलब अब आपका 2015 का साल स्टार्ट हो गया, अभी तक आपने कंपैरेटिव बनाया है। अभी जो आपने ये लिखा है ये क्या था? कंपैरेटिव। अब आप आ जाओ 2015 में, और 2015 में भी 5 बातें। क्या 2015 में कोई एसेट खरीदा, बेचा, बेचा तो है, डिस्पोजल, क्या लफ्ज आएगा? डिस्पोजल। हाँ जी बताएं, जो एसेट आपने बेचा था, जो एसेट आपने बेचा था वो कितने का था? 68। क्या लिखते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट या ओरिजिनल फेयर वैल्यू। कॉस्ट में बना रहे हो ना, तो ओरिजिनल फेयर वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि कॉस्ट का तो सीन खत्म हो चुका है, फेयर वैल्यू पे काम चल रहा है। तो जब फेयर वैल्यू पे काम चल रहा है तो आपने भी उसकी जो ओरिजिनल फेयर वैल्यू पड़ी थी इस 252 के अंदर, ये फेयर वैल्यू है ना, इसका चौथा हिस्सा बेच दिया। तो 252 को 2 पे डिवाइड कर, 4 पे डिवाइड कर दो।
अब आप कहोगे सर ये 6 महीने डेप्रिशिएट भी हुआ था, तो वो डेप्रिसिएशन में जाएगा ना। जब एसेट हम बेचते हैं तो ओरिजिनल कॉस्ट से क्रेडिट होता है ना, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल से यानी रिवैल्यूएशन मॉडल हो तो अपनी फेयर वैल्यू से क्रेडिट होता है। कौन सी फेयर वैल्यू? लास्ट फेयर वैल्यू। लास्ट फेयर वैल्यू उसकी कॉस्ट समझी जाती है। हाँ जी, डिस्पोजल हो गया हमारा 68। उसके बाद एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कौन सी करेंगे? इस साल वाली, पिछले साल वाली? हाँ जी, 2014 की। कितनी डेप्रिसिएशन है तब? क्योंकि पहले एलिमिनेशन, बाद में रीवैल्यूएशन। अच्छा, अब ये बताएं, यहां पर एक इंटरेस्टिंग कहानी है। पिछले साल कितनी डेप्रिसिएशन आई थी? 40। हम पहले उसको एलिमिनेट करेंगे। कितनी अमाउंट है? 40 होगी एलिमिनेशन, और बाद में रीवैल्यू। हाँ जी, रीवैल्यू में बताओ आपका एसेट ये है, या कितना कम या ज्यादा हुआ? 34 से। आप 34 से डायरेक्ट भी कर सकते हो, या ओसीआई और एसओपीएल के नाम से भी कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी। खत्म होगी बात। अब यहां पर आप खुद देखना, आपके पास बैलेंस एड जी, तो जो हमारे पास मतलब 31 दिसंबर 2014 है, उसका जो अमाउंट है उसको 4 पे डिवाइड करके किसके? मतलब जो पिछले साल की हमारी कैरिंग अमाउंट है उसको 4 पे डिवाइड करके उसको लिखना चाहिए। तो ये दिसंबर, मैंने इसको ही 4 पे डिवाइड करके देख लो। वो तो 72 को 4 पे डिवाइड नहीं, रिवैल्यूएशन जो रिवैल्यू होकर जो अमाउंट आई है उसको 4 पे जब वो बिका है तब वो रीवैल्यू हो चुका था, तो अपनी फेयर वैल्यू से ही जाएगा। जब वो बिका था तो उसकी लास्ट रीवैल्यूएशन कितनी आ रही, तो हमने तो जब बिकना है तो उस वक्त देखना है ना, तो उस टाइम उसकी वो रीवैल्यू हो चुका था। हाँ जी, कितनी वैल्यू आ गई? 204। और ये आप देख लें, वही वैल्यू आपके पास आ गई 200। ये आपके पास ये जो टेबल है ना, फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल, ये बन गया। ये वर्किंग तो आपने किसी और पेज में लिखनी है ना। अब देखें, आपका ये एक कॉलम है, जितने एसेट्स होंगे 7 कॉलम बनते जाएंगे, तरीकाकार यही रहेगा। जितने आपके पास व्हीकल भी होता तो एक व्हीकल का कॉलम बन जाता, प्लांट होता एक प्लांट का कॉलम बन जाता। हो सकता है उसमें कोई एसेट कॉस्ट मॉडल पे हो तो उसको कॉस्ट मॉडल पे करेंगे, वो तो और ज्यादा आसान हो जाता है। कॉस्ट मॉडल के लेजर तो हम बनाते आए हैं ना, उसमें तो सिंपल सादा सा एडिशन और डिस्पोजल लिखते हैं, एलिमिनेशन उसमें होती नहीं है। हाँ जी, तो ये हमारा एक, इसको आप नंबरिंग अगर देना चाहते हो तो इसका नंबर लिख देते हैं जी 1, कॉस्ट का नंबर लिख देते हैं 1। उसके बाद हम लिखेंगे 1.1 मेजरमेंट बेस। आप मुझे बताएं कि मेजरमेंट बेस में ये बिल्डिंग रीवैल्यूएशन मॉडल पे थी या कॉस्ट मॉडल पे थी? तो रीवैल्यूएशन मॉडल लिख दें। वन 1.2। इसके बाद क्या हेडिंग है मेजरमेंट बेस के बाद? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये जो मैंने लिख रहा हूं ना, वो उस कॉलम के नीचे लिख रहा हूं। हाँ जी, बताएं। स्ट्रेट लाइन मेथड। वन 1.3। हाँ जी, यूजफुल लाइफ 20 years। 1.4। अब यहां तो आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब यहां पर आगे स्टार्ट हो गए रीवैल्यूएशन के। अब रीवैल्यूएशन लिखने का ना एक डिफरेंट स्टाइल होता है, वो आप चाहे तो उस स्टाइल में लिख लें या इकट्ठे लिख लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे इफेक्टिव डेट। इफेक्टिव डेट ऑफ रीवैल्यूएशन क्या थी? इफेक्टिव डेट
1 जनवरी ऑफ ईच ईयर, तो आप 1 जनवरी 2014 में लिख सकते हैं, क्योंकि 2014 में आपकी तो लास्ट रिवैल्यूएशन हुई, 2013 में भी हुई, 2012 में भी हुई, तो हमारे साल में कब हुई? 1/1/2014। हमारे साल में तो यही सी डेट कोई थी ना, वो कोई मसला नहीं, आप 20 ईयर्स लिख सकते हैं। वो रिमेनिंग लाइफ लिखी हुई है, रिमेनिंग लाइफ तब लिखते हैं जब लाइफ चेंज हो जाए, लाइफ चेंज ना हो ना तो आप टोटल लाइफ लिख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। उसके बाद 1.5 इंडिपेंडेंट रीवैल्यूअर, उसका नाम क्या है? लिखा हुआ है, कहता है बाय प्रीमियम वैल्यूएशन सर्विस इज एन इंडिपेंडेंट फर्म। तो आप ये एक लाइन में भी लिख सकते हैं या यहां पर भी लिख सकते हैं, प्रीमियर वैल्यूएशन सर्विस, प्रीमियर वैल्यूएशन सर्विस। उसके बाद कॉस्ट मॉडल पे इसकी बुक वैल्यू देखनी है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात, कैरिंग अमाउंट एट कॉस्ट मॉडल, कैरिंग अमाउंट एट, अच्छा एक लाइन हम मिस कर गया, इसके बाद यहां पर हम लिखते थे ना कैरिंग अमाउंट, दिसंबर 14 का भी लिखनी है और दिसंबर 14 की कैसे लिखेंगे? अच्छा एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला वो सारा हम मिस कर ले, पहले ये अब शुरू किया ये बना के, फिर वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली बात पे आते। कॉस्ट के बाद हमने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला भी वही फॉर्मेट बनाना था। हाँ जी, तो कैरिंग अमाउंट ये तो यहां से फाइंड हो जाएगी, दिसंबर 2015 पे है, आपके पास ये एसेट तो बिक चुका है, ये वाला एसेट बिक चुका है, ये 192 वाला एसेट आपके पास रहता है और इसका सरप्लस कितना पड़ा हुआ है? 12 से। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका HCA क्या होगा तो बता सकते हो? हाँ जी, 192 सरप्लस है तो माइनस कर दिया करो, लॉस है तो ऐड कर दिया करो, तो आपको HCA का पता चल जाएगा कितना आ गया। तो कैरिंग अमाउंट एट कॉस्ट मॉडल 180। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? मूवमेंट इन रीवैल्यू, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये जरा ध्यान से देख ले, कंपैरेटिव का साथ है तो 2 सालों का लिख दे मूवमेंट, और अगर कंपैरेटिव नहीं है तो 1 साल का लिख ले। तरीका का देख ले, बैलेंस यहां पर हेडिंग में लिखे रीवैल्यूएशन सरप्लस, बैलेंस एट 1114। आप मुझे बताएं 1114 को आपका कोई सरप्लस पड़ा हुआ था या नहीं? ये कहां से मिलेगा भला? वर्किंग से। ये वर्किंग एक ही है, सबको यहां से मिलेगा। 1114 को क्या आपके पास सरप्लस अवेलेबल था या नहीं? 1114 से मुराद है दिसंबर 13, 1114 से मुराद ये है दिसंबर, ये क्या चीज है? सरप्लस। अगर आपके पास पिछले यानी ये जो डेट लिखी है उस टाइम अगर आपके पास सरप्लस था तो पहले आप वो लिखोगे, फिर उसके अंदर मूवमेंट लिखोगे, ये है फॉर द ईयर 36 माइनस कर देंगे। आपने सिर्फ सरप्लस का ये सिर्फ ये लिखना होता है, आपने सिर्फ सरप्लस का कॉलम बनाना होता है, एज इट इज ये कॉलम बना दे एज इट इज। हाँ जी, आपके पास 1114 को कितना पड़ा हुआ था? 36। ड्यूरिंग द ईयर क्या सरप्लस में कोई प्लस माइनस हुआ? बताएं, 36 माइनस हो गया। रीवैल्यूएशन लॉस फॉर द ईयर, लॉस आया था ना, तो ये 36 हमारा, तो बैलेंस एट 31 दिसंबर
14 को 0 था। फिर हम आ गए 2015 में, लॉस नहीं, ये सिर्फ सरप्लस की मूवमेंट है। मैंने आपको कहा है ना कि आपने सिंपल भाई मेरे ये एक कॉलम उठाकर लिख देना, ये वाला, बस सिर्फ सरप्लस वाला कॉलम। अब 1115 को फिर हमारा ऐसे रीवैल्यू हुआ फॉर द ईयर। हाँ जी बताएं, फॉर द ईयर फिर रीवैल्यूएशन हुई, रीवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर। हाँ जी कितना सरप्लस आया था, कितना 17। क्या ड्यूरिंग द ईयर सरप्लस हमारा रियलाइज वगैरह हुआ? एक डिस्पोजल के केस में हुआ और एक एक्सेस डेप्रिसिएशन में हुआ। रिवैल्यूएशन सरप्लस रियलाइज इन डिस्पोजल, कितना, जितना उसका पड़ा हुआ था सारा, और एक्सेस डेप्रिसिएशन। एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना रियलाइज हुआ था? 0.75। वही पूरा एज इट इज कॉलम लेकर आना है आपने, 0.7। तो आपका बैलेंस ये वाला और जो आपके पास बचा पड़ा होगा बराबर आना चाहिए। बैलेंस एट दिसंबर 15 कितना, 17 में से 12, ये 4.25 था। और अगर आप अपना देखें दिसंबर 2015 में बैलेंस जाकर सरप्लस में 12 ही पड़ा। हाँ जी, इस सवाल के अंदर एक हमारी चीज रह गई है, वो डेप्रिसिएशन वाला कॉलम रह गया, बाकी तो ओके हो गया। वो यहां पर इसके नीचे ही बनना था। पहले आप ये नोट कर लें अलग अलग से थोड़ा सा। ये हमारी वर्किंग और ये हमारा वो टेबल था, उसके नीचे यहां पर हमारे पास अक्यूमुलेटेड ऑप्शन का काम होना था जो कि नहीं किया, और ये बाकी सारी बातें ऐसे लिखनी है आप। तो मैं यहां पर ये रेज करके यहां पर वो बनाने लगा हूं। इसे नोट तो नहीं करना ना? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के हर साल में कितनी बातें आती हैं, बस ये बता दो। हर साल कितनी बातें आ सकती हैं पॉसिबल? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, एलिमिनेशन, डिस्पोजल की, और एक इंपेयरमेंट लॉस भी आ सकता है। क्योंकि अभी तक आपने इंपेयरमेंट लॉस नहीं पढ़ा तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बैलेंस एट 1140, क्योंकि कंपैरेटिव बनाना है तो कंपैरेटिव में पिछले साल का भी डाटा हमने लेना है। अच्छा 1114 में आप मुझे ये बताएं, आप ब्रॉड में कितनी डेप्रिसिएशन लेंगे? हाँ जी, पिछले साल की जो एंड पे डेप्रिसिएशन आ रही होगी, तो 1114 के अंदर पिछली एक साल की डेप्रिसिएशन तो आ रही होगी, क्योंकि बाकी तो एलिमिनेट हो गई है। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं। अगर साल के एंड पे रिवैल्यूएशन हो रही हो और हर साल रिवैल्यूएशन हो रही हो, तो पता है ब्रॉड जीरो आता होता है। साल के एंड पे रिवैल्यूएशन हो रही हो और हर साल हो रही हो तो ब्रॉड कितना आएगा? भला क्यों? क्योंकि वो सारी डेप्रिसिएशन एलिमिनेट हो जाती है। बट अगर साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हो रही हो तो फिर एक साल की डेप्रिसिएशन आ रही होती है, क्योंकि साल के शुरू में ऐसे रिवैल्यू हो जाता है, फिर एक साल की डेप्रिसिएशन आ रही होती है जो कि अगले साल का ब्रॉड बनता है। ये वो हिंट है जो आपको सवाल हल करने में, कि सवाल जैसा भी आ जाना तो आप जल्दी पिक कर लेते हो। तो बताएं आपके पास ये जो 13 की डेप्रिसिएशन है क्या पड़ी होगी या एलिमिनेट हो चुकी होगी? ये तो 2013 में एलिमिनेट हो गई होगी। जो 2013 वाली डेप्रिसिएशन है ये अभी तक एलिमिनेट नहीं हुई। तो आपने कितनी डेप्रिसिएशन आ रही है? 7। फिर उसके बाद हम लिखते होते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अच्छा एक बात और भी, अगर साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हो रही है तो एलिमिनेशन पहले, और अगर साल के एंड में रिवैल्यूएशन हो रही है तो डेप्रिसिएशन पहले। हाँ जी, ये सारी की सारी डेप्रिसिएशन
एलिमिनेट। फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। हाँ जी, 2014 की डेप्रिसिएशन कितनी है? 2014 की 40। बैलेंस एट 31 दिसंबर ये तो चीजें फिक्स होती हैं। हर साल कितनी बातें आनी होती हैं डेप्रिसिएशन के अंदर? चार में से कोई, क्योंकि मेन तीन ही है, एक डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, एक एलिमिनेशन अगर है तो, और एक डिस्पोजल, और चौथी चीज इंपेयरमेंट लॉस है, वो भी बात। एलिमिनेशन आ गई, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी आ गया, ये वो वर्किंग से ही आपने उठा लेना है, और डिस्पोजल है ही नहीं। अब आए जरा 2015 में, सबसे पहले एलिमिनेशन, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। कितनी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आएगी, ये भी एक अच्छा सवाल है। ये आपके पास सामने है, 2015 की डेप्रिसिएशन बताएं। 12B और 2B, 12B और 2B। 14 डेप्रिसिएशन फॉर द, और जो एसेट बेच दिया, दो। आप कहेंगे सर उसी साल का क्यों लिखता है, या तो अक्यूमुलेटेड लिखना चाहिए, वो पहले वाली एलिमिनेट हो चुकी है इसकी डेप्रिसिएशन। ये ख्याल रखना है कि जो एलिमिनेट हो गई है वो तो डेप्रिसिएशन पहले डेबिट कर चुके हो, तो आप सिर्फ डेबिट करना है सिर्फ 2। तो बैलेंस एट दिसंबर, और जाकर वर्किंग में देख लें, आपकी डेप्रिसिएशन 12 ही आ रही है एंड पे। अब यहां पर एक और लाइन लिखनी है आपने, फोर्थ ईयर में 12 भी लिखते हैं। क्यों फॉर द ईयर है, जब 14 तो 12 क्यों लिखेंगे? डिस्पोजल की फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन तो है, 6 महीने उसको डेप्रिसिएट किया था ना, तो जब 6 महीने डेप्रिसिएट किया है तो उसकी वैल्यू भी तो आएगी ना। पे नेट कैरिंग अमाउंट एट दिसंबर 14, और फिर नेट कैरिंग अमाउंट एट दिसंबर, ये सिंपल कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके लिख लो। दिसंबर 14 पे जाओ, कॉस्ट वाले कॉलम पे, दिसंबर 14 252, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है ना। दिसंबर 14 पर का यहां पर जाए, दिसंबर 14 डेप्रिसिएशन, तो 252 माइनस 14 238। फिर आप ऐसा करें कि 2 दिसंबर 2015 पे कॉस्ट पे जाएं, पहले 204, और फिर 12 190, ये हमारा सवाल, ये हमारा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। यहां पर आप एक लाइन लगा के और यहां पर 2 लाइन लगा सकते हैं। ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डिस्क्लोजर था। अब आपने सबसे पहले ये सवाल दोबारा करना है, ठीक है, और 32 को भी करना है। 32 बहुत अच्छा सवाल है, और अच्छा सवाल मैं इसलिए कहता हूं कि उसके अंदर ना छोटी छोटी सारी बातें हैं, तो इसलिए 32 भी जिसने नहीं किया दोबारा करेगा, और जिसने किया है वो इस फॉर्मेट में दोबारा करेगा, ठीक है। तो कल हम इंशाल्लाह 32 ही डिस्कस करेंगे, और यही कल डिस्कस हो पाएगा, काफी लेंथी क्वेश्चन है।